बच्चों, आज गलता लोहा पाठ के क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर की बात करेंगे इस वीडियो में। तो गलता लोहा पाठ के कुल पाठ के साथ पाठ के आसपास और भाषा की बात, ये कुल 3 खंड हैं। इन तीनों खंडों में पाठ के आसपास में 6 प्रश्न हैं, पाठ के साथ 6 प्रश्न हैं, पाठ के आसपास कुल 3 प्रश्न हैं और भाषा की बात में कुल 4 प्रश्न हैं। तो ये पहले दोनों खंड के सारे प्रश्न आप सबको करना है क्लास वर्क नोटबुक में। तो मैं इसका एक एक क्वेश्चन का हिंट मैं दे रहा हूँ। पाठ के साथ का पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। कहानी का प्रसंग यह है जब मास्टर साहब त्रिलोक सिंह उससे 13 का पहाड़ा पूछते हैं और वो जब नहीं बता पाता तो उससे कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से वो सह पाएगा। तो इस संदर्भ में लोहारी की विद्या अर्थात घन चलाने की विद्या और किताबों की विद्या का उल्लेख हुआ है। दूसरा, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? क्योंकि धनराम के मन में शुरू से ही बचपन से ही एक जातिगत हीनता की भावना भर दी गई थी कि एक खास जाति के लोग किसी भी हालत में ऊंचे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ज़्यादा गुणी होते हैं, इसलिए उनकी बात मानना धनराम अपना फ़र्ज़ मानता था। इसलिए उसने मोहन को अपना कभी प्रतिद्वंदी नहीं समझा। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? जब धनराम लोहे की छड़ को गोला कर देता है तो इस अप्रत्याशित कर्म से धनराम को मोहन के इस कर्म पर बहुत आश्चर्य होता है कि एक ब्राह्मण कैसे एक लोहारी का काम कर सकता है। इसे आश्चर्य इसलिए होता है कि कैसे उसने जो है एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए अपने पुरोहिताई या फिर लिखा पढ़ी के काम को छोड़कर इस कर्म को, लोहारी के कर्म को कितनी दक्षता कितनी पटुता के साथ अपना लिया है, इस बात से उसे आश्चर्य होता है। और इस बात से भी होता है कि कहीं मोहन के इस कार्य को करते हुए कोई देख न ले और इससे उसी के ऊपर लांछन आएगा कि एक लोहार ने एक ब्राह्मण को ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। चौथा, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? क्योंकि लखनऊ आने के पहले मोहन की ज़िंदगी एक अलग तरह की थी और लखनऊ आने के बाद पूरी तरह बदल गई। वहाँ पे एक मेधावी बालक था जिसका उज्जवल भविष्य था, जो परिस्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ रहा था। वो गरीब था, संसाधन नहीं थे, लेकिन उसकी मेघा का प्रकाश समाज में फैल रहा था। लेकिन लखनऊ आने पर उसके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि उन परिस्थितियों ने उसकी उस मेघा को, उसकी उस प्रतिभा को अंधकार से ढक दिया। वो एक समझौतावादी, सुविधाभोगी
और भविष्य से डरने वाला एक व्यक्ति बन गया। इसलिए लेखक ने लखनऊ आने के पहले के जीवन को और लखनऊ आने के बाद के जीवन को, दोनों को अलग अलग करके लखनऊ आने की प्रक्रिया बाद से उसे एक नए जीवन की शुरुआत की संज्ञा दी है। इसमें एक चीज़ और है कि जो गांव की जो जातिगत श्रेष्ठता होती है, उसने लखनऊ आकर देखा कि जातिगत श्रेष्ठता का कोई मूल्य नहीं है शहरों में। वहाँ पर केवल आर्थिक आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन होता है। इसलिए वह इस बात को समझ गया कि अगर हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं तभी हम समाज में श्रेष्ठ और काबिल समझे जाएंगे। यह भाव भी यह विचार भी उसके अंदर घर कर गया, क्योंकि आर्थिक विपन्नता की वजह से ही, आर्थिक गरीबी की वजह से ही उसके खुद के बिरादरी के युवक ने उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। केवल यही एक कारण था। अगर वह आर्थिक रूप से संपन्न होता तो वह तो उसका भाई बिरादर था। इसलिए कोई जातिगत श्रेष्ठता और हीनता शहर में नहीं होती। यहाँ पर केवल काबिलियत और आर्थिक समृद्धि ही उच्चता का, श्रेष्ठता का मानक होती है। यह बात मोहन अच्छी तरह से समझ गया। इसलिए लेखक ने इसके जीवन को एक नया अध्याय माना है जब से वो लखनऊ आया। मास्टर त्रिलोक सिंह के अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? वो 13 का पहाड़ा के संदर्भ में ये कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि मास्टर त्रिलोक सिंह उस जातिवादी व्यवस्था में पले बढ़े और जी रहे हैं जहाँ पर जाति ही सब कुछ है। जो जिस जाति का है वह उसी जातिगत कर्म की ही दक्षता को वो अपना सकता है। चूँकि धनराम के यहाँ का पैतृक व्यवसाय लोहारी था, इसलिए उन्होंने कहा कि विद्या का ताप ये कैसे सह पाएगा। इसके दिमाग में तो लोहे का ताप समाया हुआ है, क्योंकि उसके यहाँ लोहे को गलाने, उसको पिघलाने और उसे नया नया आकार देने का ही कार्य होता था। गांव में यह जातिगत कर्म की जो बाध्यता है, यही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। मोहन के लिए तो यहाँ सुविधा एक है, बट धनराम के लिए तो यहाँ एक सुविधाजनक स्थिति है, लेकिन मोहन के लिए यही एक बाधा बन जाती है। जातिगत कर्म की श्रेष्ठता की स्थापना सबके लिए एक बाधा है। हर उस युवक के लिए जो नवोन्मेषी है, मेधावी है, कुछ नया करना चाहता है, जातिगत व्यवस्था से उठकर कुछ नई परिपाटी शुरू करना चाहता है, उन सब के लिए बाधा है यह जातिगत कर्म की व्यवस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप कर लीजिएगा। बिरादरी का यही सहारा होता है। तो इससे इस वाक्य से संबंधित 3-4 प्रश्न हैं, एक एक लाइन का उत्तर देना है। किसने कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है, इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। दूसरा इसी का है, 6वें का दूसरा है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है, किस प्रसंग में कहा गया, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। यह चीज़ भी ये मैं लास्ट बताई, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है कि यह मोहन के बारे में कही गई है। यह मोहन के उस
चरित्र को उजागर करता है कि वह वास्तव में मेधावी है, वह वास्तव में नई परिस्थितियों में अपने को ढालने में सक्षम है। लखनऊ भी जाकर वो उन परिस्थितियों में ढल गया, अपने को उसने गिरा लिया, समझौता कर लिया और वह किसी जातिगत बंधन को अब मानने का उसका विशेष आग्रह नहीं है। मेधावी है, जातिगत बंधनों से मुक्त होना चाहता है, इसलिए उसने धनराम के कार्यशाला में वह कर दिया जो कि किसी ब्राह्मण युवक के लिए निषेध था। पाठ के आसपास में कुल 3 प्रश्न हैं। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है, चर्चा करें और लिखें। चर्चा तो अगर आप चाहें तो लाइव क्लास होगी तो उसमें कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा और जो भी चर्चा का परिणाम निकले उसको आपको इसे कॉपी में लिखना है। हालांकि मैं व्याख्या के दौरान काफ़ी चीज़ें समझा चुका हूँ कि गांव और शहर, गांव की उसकी ज़िंदगी और उसकी शहर की ज़िंदगी का जो संघर्ष था वो क्या था। यहाँ पे लखनऊ का संघर्ष अलग था, गांव का संघर्ष अलग था, लेकिन एक संघर्ष में वह निखरता है और दूसरे संघर्ष में वह पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह अपने को जो है मेघा को, अपनी प्रतिभा को कुंद कर लेता है। तो इस तरह से आपको ये फ़र्क पॉइंट वाइज लिखना है। दूसरा है इसी का, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है, अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। तो त्रिलोक सिंह मास्टर का व्यक्तित्व आप सब ने जो है इस पूरी व्याख्या के माध्यम से, पूरी कहानी के माध्यम से आप लोग जानते ही हैं। आप अपने व्यू से, अपने नज़रिए से, एक स्टूडेंट के नज़रिए से मास्टर त्रिलोक सिंह के व्यक्तित्व के जो खामियां हैं, मतलब जो कमी है और जो अच्छाई है, उन दोनों को पॉइंट वाइज करके आपको लिखना है। तीसरा इसी का है खंड का, गलता लोहा कहानी का अंत एक ख़ास तरीके से होता है, क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है। जहाँ तक यह एक बहुत श्रेष्ठ है अंत जो हुआ है, मोहन को नई परिस्थितियों में ढलने से इसका अंत होता है कि वह चीज़ों को स्वीकार करता है, समझौता करता है और उसी परिस्थितियों के हिसाब से अपने को ढालकर वह एक नए आकार में खुद को गढ़ लेता है। उसका पहला जो व्यक्तित्व था गांव का, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है और वह पूरी तरह गल जाता है और लखनऊ जाकर वह एक नया आकार लेता है, एक नए रूप में प्रस्तुत होता है जो कि कहानी के अंत में दिखाया गया है। अब प्रश्न है कि क्या इसका कोई दूसरा अंत हो सकता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर मोहन को, चूँकि जातिगत व्यवस्था के इस बंधन से वो मुक्त हो चुका है, अगर मोहन को किसी ऐसी जगह पर गांव की व्यवस्था में ही कुछ ऐसा काम करते हुए दिखाया जाता, यहाँ तो उसने मोहन के यहाँ किया है, कुछ ऐसा काम करते हुए दिखाया जाता, मतलब कि स्थायी रूप से, जो कि उस जातिगत कर्म की व्यवस्था को तोड़ने का एक स्थायी प्रहार होता, तो कहानी एक नए आकार में प्रस्तुत होती कि मोहन ने अपने को नई परिस्थितियों के हिसाब से ढालकर
एक नई व्यवस्था कायम करने की, जो कि पूर्ववर्ती व्यवस्था, जो पहले की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से को खंडित करके एक नई व्यवस्था कायम करने का एक स्थायी प्रयास कर रहा है। अगर उसको इस तरह की कोई दुकान रखकर या फिर कहीं पे इस तरह का रोज़गार करते हुए या फिर कोई किसी के साथ स्थायी रूप से कार्य करते हुए, यहाँ तो एक आकस्मिक ये दिखाया गया है इसको कि उसने ऐसा किया और धनराम आश्चर्यचकित था। बट यही काम अगर स्थायी रूप से करते हुए उसे दिखाया जाता तो समाज की उस परंपरा को स्थायी रूप से खंडित करने का और एक गांव में एक नई चेतना भरने का यह कार्य होता, और इस तरह से कहानी एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती। तो इस तरह से कहानी एक नए रूप से उसका मैसेज जाता। अब आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में कुल 4 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको पहला प्रश्न करना है। इसमें धौंकनी, दराती, सणसी, आफर, हथौड़ा, इनका जो है लौह कर्म से संबंधित ये शब्द हैं। इनका आपको अर्थ लिखना है और ये किस प्रयोजन से, किस पर्पज़ से यूज़ होते हैं, इसका आपको लिखना है। अगर जो चीज़ समझ में ना आए उसे आपको पूछ लेना है लाइव क्लास में। दूसरा है पाठ में काट छाँट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसे भी आपको खोजकर लिखना है, ठीक है। बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, इन्हें छाँट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग है उन संदर्भों में उन्हें स्पष्ट कीजिए। आपको पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। बूते का प्रयोग ये आपको 3 जगह यूज़ हुआ है, तीनों जगह का लिखना है, लिखकर उसका अलग अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ये चौथा प्रश्न है, मोहन थोड़ा दही ला दे। ये सब पूरा ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। तो इसको अब देखिए, इसमें इसे एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अगर किसी को सम्मान देकर अगर इसे कहेंगे, रिक्वेस्ट के अर्थ में कहेंगे, तो कैसे कहेंगे? तो उसमें आप सर्वनाम का, जैसे मोहन ये कपड़े को तो दया, ये नौकर की तरह प्रयोग किया जा रहा है। मोहन आप इस कपड़े को धोबी के यहाँ दे आइए। मोहन आप इस कपड़े को धोबी के यहाँ दे आइए। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाज़ार से। मोहन आप थोड़ा बाज़ार से दही ला दो। तो इस तरह से आप शब्द का इस्तेमाल इन वाक्यों में आपको करना है।